हर बदलता चेहरा अपने साथ घटी घटना का आईना होता है। हर चेहरा अपने आप में एक खबर है। हर चेहरा कुछ कहता है। हम चेहरों की भाषा पढ़ना जानते हैं, समझते हैं चेहरों की हकीकत, तभी दिखाते हैं हर वो खबर जो आपके सरोकार की होती है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 8 महीने पहले लागू अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों को अब छूट देने का फैसला किया गया है। सरकार ने भारत आने या जाने के लिए विदेशों और भारतीय नागरिकों को चुनिंदा श्रेणियों को छोड़कर यात्रा और वीजा प्रतिबंधों में छूट देने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक, टूरिस्ट और मेडिकल वीजा को छोड़ सभी वीजा को तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है। इसके तहत चरणबद्ध तरीके से सभी OCI और PIO कार्ड धारकों के साथ अन्य सभी विदेशियों को भारत यात्रा की अनुमति दी गई है। वहीं इलाज के लिए विदेशी नागरिक मेडिकल वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस फैसले से विदेशी नागरिक व्यवसाय, सम्मेलन, रोजगार, अध्ययन, अनुसंधान, चिकित्सा के लिए भारत आ सकेंगे। वंदे भारत मिशन, वायु परिवहन, बबल समझौतों या नागरिक उड्डयन मंत्रालय की अनुमति से किसी गैर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों पर यह फैसला लागू होगा। ऐसे सभी यात्रियों को कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। महाषष्ठी के पावन मौके पर आज मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा हो रही है। इसके साथ ही सभी पूजा पंडालों में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ विधिवत रूप से मां दुर्गा की पूजा अर्चना शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के 6वें दिन लोगों को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया कि नवरात्रि की षष्ठी पर मां कात्यायनी की उपासना की जाती है। मेरी कामना है कि माता कात्यायनी आप सभी को सदा निरोग रखें और उज्जवल भविष्य प्रदान करें। दुर्गा पूजा के साथ कई जगहों पर रामलीला का भी मंचन हो रहा है। अयोध्या में सरयू तट के किनारे लक्ष्मण किला मैदान में बॉलीवुड के कलाकारों की रामलीला आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस रामलीला में अभिनेता से नेता बने गोरखपुर से सांसद रवि किशन भरत का किरदार निभा रहे हैं, तो सीता का किरदार टीवी कलाकार कविता जोशी निभा रही हैं। वहीं दिग्गज कॉमेडियन एक्टर असरानी नारद के किरदार में हैं। डीडी नेशनल पर अयोध्या की रामलीला का लाइव प्रसारण 17 अक्टूबर से हर रोज शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक किया जा रहा है, जो 25 अक्टूबर तक चलेगा। और देश की सुरक्षा को और मजबूती देने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग तैयार है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने आज इसका सफलतापूर्वक अंतिम परीक्षण किया। यह ट्रायल राजस्थान के पोखरण फील्ड के फायरिंग रेंज से पूरा किया गया। प्रक्षेपास्त्र के 10 परीक्षण किए गए, जो कि पूरी तरह से सफल रहे। ये एक हाई सिंगल शॉट हिट की क्षमता रखने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो एक ही निशाने में दुश्मन के टैंक को नेस्तनाबूद कर सकती है। इस परीक्षण के बाद अब नाग मिसाइल थल सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। पिछले 2 महीनों में भारत ने 13 मिसाइलों का परीक्षण पूरा किया है। बिहार में सियासी पारा और चढ़ता जा रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और जेडीयू ने आज अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया। इनमें युवा शक्ति से लेकर किसानों तक के लिए कई वायदे किए गए। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 5 सूत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्प के साथ अगले 5 साल में आत्मनिर्भर बिहार के लिए खाका पेश किया है। बीजेपी ने सबसे बड़ा वादा किया है कोरोना वैक्सीन को लेकर। अगर पार्टी सत्ता में आई तो कोरोना वैक्सीन तैयार होने और ICMR से मंजूरी के बाद प्रदेश में इसका मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। मेडिकल इंजीनियरिंग सहित तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार बनने के 1 साल के अंदर राज्य के सभी प्रकार के विद्यालय, उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालयों और संस्थानों में 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। बिहार को नेक्स्ट जनरेशन IT हब के रूप में विकसित किया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों और माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के जरिए 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाएगा। दरभंगा में एम्स का संचालन 2024 तक सुनिश्चित होगा। धान और गेहूं के बाद अब दलहन की खरीद भी MSP की निर्धारित दरों पर की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में 30 लाख लोगों को 2022 तक पक्के मकान दिए जाएंगे। अगले 2 साल में निजी और कॉम्फेट पर आधारित 15 नए प्रोसेसिंग उद्योग तैयार होंगे।
बीजेपी ने 19 लाख रोजगार देने का वायदा भी किया है। संकल्प पत्र पेश करने के मौके पर बीजेपी की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के विकास में बिहार का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रधानमंत्री जी पिछले 6 साल में गरीब के लिए कितने कार्यक्रम प्रॉमिस किए वो सब इम्प्लीमेंट कर दिखाए। बीजेपी के बाद जेडीयू ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसे जेडीयू ने नाम दिया है पूरे होते वादे, अब हैं नए इरादे। इसमें पार्टी की तरफ से 7 निश्चयों का पार्ट 2 पेश किया गया। इनमें शामिल हैं युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्क और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। जेडीयू की तरफ से उसके पुराने 7 निश्चयों को भी पूरे होते वादे में बताया गया है। इससे पहले कांग्रेस बुधवार को महागठबंधन से अलग अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। पार्टी ने इसे बिहार बदलाव पत्र नाम दिया है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बिहार में सत्ता में आने पर किसानों के लिए मुफ्त बिजली और कर्ज माफी का वादा किया है। महागठबंधन ने नवरात्र के पहले दिन अपना घोषणा पत्र जारी किया था। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ एलजेपी भी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। कोरोना मामलों की जांच में भारत ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। देश भर में अब तक रिकॉर्ड 10 करोड़ से ज्यादा कोरोना नमूनों की जांच हो चुकी है। वहीं कोरोना के सक्रिय मामलों में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 3 दिनों में सक्रिय मामले कुल मामलों के 10% से भी कम पर कायम है। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर भी 89% से ज्यादा हो गई है। हर दिन बड़ी तादाद में ठीक होने वाले कोरोना मरीजों के साथ ही देश में सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है। कोरोना मरीजों की संख्या 7.25 लाख के नीचे पहुंच गई है। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 7,15,812 है, जो कुल मामलों का 9.29% है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 55,838 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही देश भर में अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 77,06,946 हो गई है। जांच, निगरानी और उपचार की केंद्र की नीति प्रभावी ढंग से लागू करने के कारण कोरोना से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर घटी है। देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 89.20% हो गई। बीते 24 घंटे के दौरान करीब 80,000 कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं और अब तक 68,74,000 से ज्यादा लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इस समय देश में मृत्यु दर 1.51% है, जो विश्व में सबसे कम मृत्यु दर में से एक है। पिछले 24 घंटे में 702 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की संख्या 1,16,616 हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल में आयोजित दुर्गा पूजा उत्सव में शामिल हुए और सभी को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने पूर्वोदय के विकास की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल आत्मनिर्भर भारत अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर भी महत्वपूर्ण संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में आयोजित हो रहे दुर्गा पूजा उत्सव में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में आत्मनिर्भर भारत बनने के नए संकल्प में पश्चिम बंगाल का सर्वत्र विकास शामिल है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्वोदय का मंत्र अपनाया है और पूर्वी भारत के विकास के लिए निरंतर फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए निरंतर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, 3 तलाक के खिलाफ कानून, मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को आसानी से लोन उपलब्ध कराना, गर्भावस्था के दौरान मुफ्त चेकअप की सुविधा, पोषण अभियान, स्वच्छ भारत के तहत घरों में शौचालय का निर्माण, ऐसे कई क्षेत्रों में महिलाओं के लिए लगातार काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार दुर्गा पूजा कोविड महामारी के बीच हो रही है, इसलिए संक्रमण से बचने के लिए उपयुक्त व्यवहार अपनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मां दुर्गा की भक्त, पंडालों के आयोजकों सबने इस बार अद्भुत संयम दिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संख्या पर भले असर पड़ा हो, लेकिन भव्यता वही है, दिव्यता वही है।
21वीं सदी में आत्मनिर्भर भारत का ये नया संकल्प भी बंगाल की धरती से ही मजबूत होगा। हम बंगाल के गौरव को, बंगाल के उद्यम और बंगाल के उद्योग को, यहां की समृद्धि और संपन्नता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। भाजपा की केंद्र सरकार ने पूर्वोदय का मंत्र अपनाया है। जहां सूर्योदय हम देखते हैं पहला, उसी दिशा का पूर्वोदय। पूर्वी भारत के विकास के लिए निरंतर फैसले लिए हैं। पूर्वोदय के इस मिशन में पश्चिम बंगाल को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। मुझे भरोसा है कि पूर्वोदय का केंद्र बनकर पश्चिम बंगाल जल्द ही एक नई दिशा की तरफ बढ़ेगा। चाहे नाइट शिफ्ट में काम करने के अधिकार हो या फिर मैटरनिटी लीव को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते करना, चाहे गहरी खदानों में भी काम करने की स्वीकृति हो या फिर सेना में परमानेंट कमीशन, देश की नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार सजग है। रेप की सजा से जुड़े कानूनों को बहुत सख्त किया गया है। दुराचार करने वालों को मृत्यु दंड तक का प्रावधान हुआ है। भारत ने जो नया संकल्प लिया है, आत्मनिर्भर भारत के जिन अभियान पर हम निकले हैं, उसमें भी नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। आयोजन भले ही सीमित है, लेकिन उत्सव का रंग, उल्लास, आनंद असीमित है। यही तो बंगाल की पहचान है, यही तो बंगाल की चेतना है, यही तो असली बंगाल है। हाँ, मेरा आपसे ये आग्रह जरूर है कि मां दुर्गा के पूजा के साथ ही आप 2 गज की दूरी, मास्क पहनने और अन्य नियमों का पालन भी पूरी निष्ठा से करें। आजमगढ़ में एक शराबी पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और घर के दूसरे कमरे में जाकर सो गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला निजामाबाद थाना क्षेत्र के शीतलाधाम रोड के समीप पुरानी तहसील का है। सुरेंद्र प्रजापति शराब पीने का आदी है, जिसके कारण वह पत्नी से आए दिन शराब पीने के लिए हमेशा रुपया मांगता था। जब पत्नी शराब पीने के लिए रुपया नहीं देती थी तो उसके साथ मारपीट करता था। गुरुवार की रात उसने पत्नी से शराब पीने के लिए रुपये मांगे, लेकिन पत्नी ने रुपए देने से इनकार कर दिया। गुस्साए पति ने सुनीता का गला घोंटकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, ये बिल्कुल आरोप ठीक है। एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और वो किराए का मकान लेकर निजामाबाद में रहता था। उसकी ये दूसरी वाइफ थी और पहली और इसे शराब पीता था। शराब के नशे में इनमें कई दिन से झगड़ा चल रहा था और रात्रि में इसने उसका मुंह दबाकर, चाहे तकिए से दबाया हो चाहे हाथ से दबाया हो, उसे उसकी हत्या कर दी। इस संबंध में सूचना भी प्राप्त हुई थी और वो सूचना सही पाई गई। अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है और अभियुक्त ने अपना जुर्म कबूल किया है। यूपी सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा आज पूरे प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति के अंतर्गत हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया। एटा के 19 थानों में हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया। आज अलीगंज कोतवाली परिसर में भी प्रभारी जिलाधिकारी केशव कुमार, एसएसपी सुनील कुमार सिंह की अध्यक्षता में कई विद्यालयों की छात्राओं, महिलाओं के समक्ष सरकार द्वारा महिला कल्याण और सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन 1090, 181, 1076, 112, 1098,
102, 108 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रदेश के जितने थाने हैं 1555 करीब थाने हैं, सभी थानों में आज महिला हेल्प डेस्क की स्थापना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं किया गया है और ये अपेक्षित किया गया था कि बाकी सभी जनपदों में, चिन्हित 18 जनपदों में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है और अन्य सभी जनपदों में किसी एक थाने में जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में और अन्य थानों में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इसका उद्घाटन होना था। तो इसी क्रम में आज कप्तान साहब के निर्देशन में, उनके तत्वावधान में अलीगंज थाने को चुना गया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम यहाँ हो। दूरस्थ थाना है, इसलिए जानबूझ करके यहाँ रखा गया कार्यक्रम कि थोड़ी से मुख्यालय के थाने में कई कार्यक्रम आयोजित हो जाते हैं, तो दूरस्थ थानों में भी कार्यक्रम आयोजित हों भव्य तरीके से। और कार्यक्रम यहाँ वाकई भव्य था। कप्तान साहब ने स्वयं इस अभियान की पूरी महत्ता बताई और हम सभी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश को पूरा सुना, जैसा कि उनकी अपेक्षा भी थी कि सभी लोग इसको पूरा सुने और इस कार्यक्रम के महत्व को जाने। केवल सिंबॉलिक नहीं है, सड़क पे भी इसका इम्पैक्ट दिखना चाहिए और जो दिखना शुरू भी हो गया है। छात्रा नर्मदा चौहान ने कहा कि हमारा समाज पुरुष प्रधान है। हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि पुरुष नारी से श्रेष्ठ है। हम महिलाओं को दोयम दर्जे का माना जाता है। आज समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की बात कही जाती है, लेकिन जब तक हमारे समाज का नज़रिया और सोच में बदलाव नहीं आएगा, ये बराबरी वाली बात बेमानी है। प्रोग्राम्स तो बहुत सारे चलते रहते हैं और बहुत अच्छी पहल है ये। मिशन शक्ति जैसे प्रोग्राम्स लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों के पास अवेयरनेस बढ़ती है और ये अवेयरनेस अगर बढ़ेगी नहीं तो लोगों को समझ नहीं आएगा, महिलाओं को भी समझ नहीं आएगा कि उनके राइट्स क्या क्या हैं और उनके साथ क्या हो रहा है, किस समय पर उन्हें लड़ना चाहिए या उन्हें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन ये सब मिशन चलने के साथ साथ हमें ये भी समझना होगा कि बदलाव हमें खुद में लाने की ज़रूरत है, बदलाव इस समाज को लाने की ज़रूरत है। अगर हम अपना नज़रिया खुद बदलेंगे, किसी एक को प्रधान और किसी एक को नीचा नहीं मानेंगे, दोनों को बराबर मानेंगे, तो शायद हमें इन मिशन की ज़रूरत ही ना पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये जो पहल चलाई गई है काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि आए दिन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि कैसे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और किस तरह से इस मुद्दे को एक गलत नज़रिए से इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि महिला किसी भी धर्म, जाति या किसी भी तबके की हो, हमें सबसे पहले उसकी सुरक्षा को प्राइमरी मुद्दा बनाना है और ऐसे में महिलाओं को हमें सशक्त बनाना है कि वो अपनी आवाज़ खुद से उठा सकें और वो समझे कि सरकार उनके साथ है, पुलिस उनके साथ है। तमाम जो हेल्पलाइन नंबर सरकार ने निकाले हैं, मुख्यमंत्री जी ने ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है, तो उसके तहत महिलाओं को खुद भी समझने की आवश्यकता है और पुरुषों को भी समझने की आवश्यकता है कि महिला चाहे किसी भी रूप में हो, हर महिला का सम्मान आवश्यक है। तो इस पहल काफ़ी सराहनीय है, इसके लिए मुख्यमंत्री जी और इस पहल की काफ़ी सफल आयोजन के लिए सभी को धन्यवाद। संभल के धनारी थाना क्षेत्र के गांव सूरपुर में कामिल मजदूरी करके गुजर बसर कर रहा था कि आज रात उसके कच्चे मकान के छप्पर में अचानक आग लग जाने से घर का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित ने बताया कि वह घर से बाहर रहकर मजदूरी करता है। आधी रात के करीब किसी तरह छप्पर में आग लग गई। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की चपेट में आने से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने उसे हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। गांव कौन सा है ये? सूरपुर में जो आग लगी कैसे लगी आपके? इसकी मालूम नहीं। आप कहाँ? मैं तो दिल्ली से आया हूँ अभी। अच्छा, कितना नुकसान हुआ? कम से कम 1 लाख रुपया नुकसान हुआ। अच्छा, ये कच्चा मकान है आपका, आपने सरकार द्वारा ये मतलब कोई आवास या कुछ मतलब आपने कोई ऑनलाइन कराई अभी तक? हाँ कराई, प्रधान तो होने ही नहीं दे रहे हमारे। क्या कहते हैं प्रधान? प्रधानों कहते तुम ऐसे ही रहो। कौन है प्रधान तुम्हारे यहाँ? सोनपाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में नव चयनित 3177 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण की शुरुआत की। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में 5 अभ्यर्थियों को योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नव नियुक्त शिक्षकों को नियमित रूप से विद्यालय जाकर पठन पाठन का माहौल बनाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यमिक विद्यालयों में 10,768 सहायक अध्यापकों की भर्ती में हिंदी, कला और सामाजिक अध्ययन विषयों को छोड़कर अन्य विषयों में 3,317 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं।
विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों को मनपसंद स्थान पर नियुक्ति के लिए 8 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। नियुक्ति में विधवा, गंभीर बीमारी से ग्रस्त, सैनिक की पत्नी या पति, दिव्यांग सहित अन्य श्रेणियों के चयनित अभ्यर्थियों को वरीयता दी गई। माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे ने बताया कि शुक्रवार को दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री 5 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में विद्यालय निरीक्षकों को स्थानीय सांसद विधायकों के हाथों नियुक्ति पत्र वितरित कराने के निर्देश दिए गए हैं। 31,227 बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के चयन के बाद आज 3,317 सहायक अध्यापक, माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए विद्यालयों के लिए चयन की प्रक्रिया पूरी सफलतापूर्वक आज यहाँ पर ये नियुक्ति पत्र हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा, माननीय मंत्रियों के द्वारा, माननीय सांसद, माननीय विधायकों के द्वारा अपने अपने जनपदों में उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले सभी चयनित जितने भी अभ्यर्थी हैं, इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, बहुत बड़ा गुरुतर दायित्व आपके ऊपर आ रहा है। देखिए, शिक्षक, हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि एक शिक्षक वह शासन का कर्मचारी नहीं हो सकता, वह शासन का एक या समाज का नौकर नहीं हो सकता, वो समाज का मार्गदर्शक है। लेकिन मार्गदर्शक बोलने से नहीं काम चलेगा, इसके अनुरूप हमें स्वयं अपने आचरण से, अपने कृतित्व से उस प्रकार का व्यक्तित्व हमें स्वयं बनाना पड़ेगा। और उस व्यक्तित्व के निर्माण की प्रक्रिया के साथ आप सभी चयनित शिक्षकों को जुड़ना पड़ेगा। देखिए, कोई संस्थान नाम तब कर सकता, मुझे याद है बेसिक शिक्षा परिषद की घटना है, हमारे एक जनपद में मैं ऐसे ही समीक्षा बैठक के लिए निकला था। मुझे एक जिलाधिकारी ने शिकायत की कि साहब हमारे यहाँ एक विद्यालय है और इस साल, पिछले साल वहाँ 35 बच्चे रह गए थे, अगले साल इस मुझे लगता है नए सत्र में उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम जो बच्चे कम जहाँ हो चुके हैं वहाँ पर उन्हें बंद करते हुए इन शिक्षकों को दूसरे विद्यालयों में अटैच कर लेंगे तो हमें शिक्षकों की कमी हमारी पूरी हो जाएगी। तो मैंने कहा आखिर बच्चे कम क्यों होते गए? तो उन्होंने कहा साहब पढ़ने पर रुचि नहीं लेना चाहते हैं बच्चे। मैंने कहा भी बच्चे रुचि नहीं लेना चाहते हैं या वहाँ पे शिक्षक समय पे नहीं पहुँचते हैं और प्रशासन रुचि नहीं ले रहा है? मैंने कहा वहाँ जाइए, देखिए पहले क्या मामला है और मुझे पूरी जानकारी देंगे। इस बात की जानकारी देंगे विद्यालय में साफ सफाई कैसी है। ऐसा तो नहीं कि विद्यालय में बड़े बड़े पेड़ उगे होंगे, अंदर घास जमी होगी, गंदगी होगी, बालक बालिकाओं के लिए शौचालय नहीं होंगे, पेयजल की व्यवस्था नहीं होगी, शिक्षक समय पे आते नहीं होंगे, कभी भी कोई शिक्षा विभाग का अधिकारी, कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां जाकर के उस विद्यालय को ठीक करने की दिशा में चिंता कर सके, इसके बारे में कोई चिंता किसी ने नहीं की होगी। और फिर हम दोष बच्चों को दे रहे हैं और जो आशंका मेरी थी वही सच साबित हुई, वही आशंका सच साबित हुई। विद्यालय में, भवन में बड़े बड़े पीपल के पेड़ और बरगद के पेड़ जमे हुए थे, गंदगी थी, टॉयलेट नहीं थे, अव्यवस्थाएं थी। फिर मैंने दूरभाष से ही वहां पर इस बारे में कहा। मैंने कहा देखिए, जो वहां के प्रधानाचार्य हैं उनसे इस बारे में अनुरोध करिए, प्रशासन उनका सहयोग करे। विद्यालय के जितने पेड़ जमे हुए ये स्वयं अपने हाथों से निकाल सकेंगे तो अच्छा होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार प्रयास करना पड़ेगा। अभिभावकों के साथ एक बार बैठक करके उनके सामने पुताई करनी पड़ेगी। देखेंगे लोगों की कितनी संवेदनाएं उमड़ती हैं। और मुझे लगता है कि 1 वर्ष के अंदर ही उस विद्यालय और उस प्रधानाचार्य का चयन राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए हुआ। राष्ट्रपति जी ने उन्हें पुरस्कृत किया। फतेहपुर कोतवाली परिसर में शुक्रवार को मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कृषि राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर खागा विधायक
कृष्णा पासवान, CDO सत्यप्रकाश, पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार, CO सिटी संजय कुमार सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। में महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर आए हुए माननीय राज्य मंत्री खाद्य एवं प्रसंस्करण तथा नागरिक आपूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश एवं माननीय विधायिका खादा, आप दोनों ने अपने व्यस्ततम समय में से इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। आज प्रभारी जिलाधिकारी के रूप में आए हुए मुख्य विकास अधिकारी महोदय, आप सभी को अपने व्यस्ततम समय में से एक हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे जो मीडिया के बंधु इसको कवर करने आए हैं, हमारे जो पुलिसकर्मी हैं जो हमारे बीच में आज समाज की प्रतिनिधि बन करके जो महिलाएं आई हुई हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस विश्वास के साथ यहाँ पर जितनी भी बातें आपने मुख्यमंत्री जी का भी उद्बोधन सुना, मुख्यमंत्री जी ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वो भी आपने सुनी, और हम इस विश्वास के साथ हम समाज में जा कर के अन्य लोगों तक ये बात पहुँचाएंगे। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक माँ ने घर में सो रहे अपने जवान बेटे की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। बेटे की मौत के बाद इस अंधविश्वासी माँ ने कहा, मैंने नहीं, देवी माँ ने मुझसे ये करवाया है। जानकारी के मुताबिक 50 वर्षीय महिला सुनियाबाई को देवी देवताओं के भाव आते थे। वह कहती थी कि मैं सन्यासी देवता हूँ और किसी न किसी का खून पीकर ही रहूँगी। उसके बगल में स्थापित देवी माँ की प्रतिमा के पास रात में कुछ ऐसे भाव आए कि वह गहरी नींद में सो रहे अपने पुत्र के ऊपर कुल्हाड़ी से 3 बार हमला कर दिए। हमले में 24 वर्षीय पुत्र द्वारका प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया। थानेदार ने बताया कि आरोपी मां की हालत अभी ठीक नहीं है, उसका पहले से ही बीमारी का इलाज चल रहा है। आज सुबह करीब 2:30 बजे ग्राम टोनी चौकी बराज थाना कोतवाली से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मां ने अपने बेटे की कुल्हाड़ी से वार करके गर्दन पर हत्या कर दी है। तत्काल वहाँ पे सभी अधिकारी पहुँचे और गांव वालों से भी चर्चा की गई। पता चला कि 50 वर्षीय सुनियाबाई लोधी ने अपने 24 वर्षीय बेटे द्वारका लोधी को रात में सोते समय कुल्हाड़ी से वार करके उसकी हत्या करी है। काफ़ी कुछ समय से वो अंधविश्वास में यकीन कर रही थी और काफ़ी समय से घर में अंधविश्वास के चलते कलह हो रही थी और मानसिक तनाव में भी ये महिला थी, जिसके चलते किसी कुंठा और आवेश के तत्कालिक आवेश के कारण इसने अपने बेटे की हत्या कर दी है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ के बाद अन्य तथ्य सामने आए। हाँ, ऐसा सामने आया है कि बीते कुछ समय में उसकी झाड़ फूँक भी कराई गई है और काफ़ी समय से वो अनाप शनाप बातें बोलती थी, जिसको लेकर परिवार वाले चिंतित थे और उसकी झाड़ फूँक वगैरह कराते थे। इन्होंने कई दिनों से इनकी ये सब चीज़ें होने के बाद भी जब वो उसकी हालत स्थिर नहीं हुई तो कल रात को उसने ये घटना पारित कर दी। देखिए, इसका प्रमाणीकरण इस स्तर पे नहीं हो सकता, वो जांच के विषय में ही सामने आएगा और जब साइकेट्रिस्ट द्वारा उसका परीक्षण होगा वहीं बता पाएंगे कि उसकी मानसिक स्थिति क्या है। फिलहाल मामला अंधविश्वास और झाड़ फूँक और मानसिक तनाव और आवेश का लगा। एटा जिले में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में फर्जीवाड़े के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। जांच के बाद 6 शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्रों से नौकरी करते हुए पाए गए। विभाग ने इन सभी शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं और इन शिक्षकों के वेतन आहरण पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि जिले में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में जून महीने में अनामिका शुक्ला के नाम से नौकरी करते एक शिक्षिका के पकड़े जाने के बाद शासन के आदेश पर विभाग ने जिले के परिषदीय स्कूलों में तैनात शिक्षकों के शैक्षिक और नियुक्ति प्रमाण पत्र जांच कराने के लिए मांगे थे। इनमें से सोरों के पहाड़पुर कटरा में तैनात शिक्षक देवेंद्र सिंह, सिकंदरपुर क्षेत्र के तैयबपुर विद्यालय में तैनात शिक्षिका देविका रानी, शेरपुर विद्यालय में तैनात शिक्षक सहोदरा कुमारी ने अपनी बीएड की डिग्री
डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय की वर्ष 2004-5 की लगाई। इसके बाद विभाग ने इनकी डिग्री का मिलान SIT की सूची से कराया। SIT से भेजी गई इस वर्ष में B.Ed करने वाले सभी शिक्षकों के नाम नहीं मिले। इसके बाद विभाग ने इनकी डिग्री की जांच विश्वविद्यालय से कराई। विश्वविद्यालय ने इनकी डिग्री को फर्जी घोषित कर दिया। इसी प्रकार गंज डुडवारा के नूरपुर द्वितीय में तैनात शिक्षिका दीप्ति, अलीपुर में तैनात शिक्षक मलेश, सिरपुरा के सुनवाई में तैनात शिक्षक सुनील कुमार द्वारा जमा कराए गए प्रमाण पत्रों की जांच में उनके हाई स्कूल और इंटर के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज बिहार के नवादा में चुनावी रैली की। इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। देखिए, हम यहाँ पकाओ थकाओ भाषण देने नहीं आए। समय कम है, समय कम है। पकाओ और थकाओ भाषण नहीं, सीधे आप लोग रिजल्ट बता दो। नवादा, पूरा नवादा में जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? सारा सीट निकाल के दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? देख ला, नवरात्रि है, माँ दुर्गा की आराधना पूजा हम करके आ रहे हैं। कलश की स्थापना हुई है, और जब कलश की स्थापना होती है, जो लोग पूजा करते हैं वो लोग जानते हैं कि संकल्प लिया जाता है। तो आप सब लोग हाथ उठा करके बताइए, संकल्प लीजिए। दोनों हाथ, दोनों हाथ। जिताना है ना? देखा, हमरा के कुछ ना कहे के बाद 15 साल से तू लोग जाना तो रहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बारे, डबल इंजन की सरकार बा। दिल पे हाथ रख के बोला, जब तू लोग ब्लॉक जावेला, थाना जावेला, तब बिना चढ़ावेला कोनो काम होला? कितना लेता है? बिना घूस के कोई काम नहीं। घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? आप लोग बताओ, 15 साल में नीतीश जी रोजगार दिए, कारखाना लगाए, पलायन रोके, गरीबी मिटाए, किसानों के लिए सिंचाई का व्यवस्था कराए। तो आप बताओ, जो जिसको रोजगार था उसको भी मोदी जी ने छीन लिया, नीतीश जी ने छीन लिया। जो शुगर मिल, पेपर मिल, जूट मिल जो चालू था वो भी बंद हो गया। अब तू लोग सब लोग जानते रहो कि नीतीश कुमार जी भाषण देले बारे, घूम घूम के कहते रहे कि बिहार में समुंदर नहीं ना है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, जमीन से घिरा हुआ है, इसलिए कारखाना नहीं लग सकता। नीतीश जी, आप थक चुके हो, आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत PM मोदी पर हमले के साथ की। उन्होंने चीन के विवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा, साथ ही बेरोजगारी का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि जिस भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है वहां किसानों का कर्जा माफ किया गया है, लेकिन मोदी जी अडानी और अंबानी के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। ऐसा ही रहा तो देश 2-3 उद्योगपतियों के हाथ में चला जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि PM मोदी ने किसानों पर आक्रमण करने के लिए 3 कानून बनाए हैं। तेजस्वी के साथ राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री जिस समय गया में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, ठीक उसी समय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवादा में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया और हमारी जमीन पर कब्जा किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने झूठ बोलकर हिंदुस्तान की सेना का अपमान किया। कहते हैं किसानों के सामने मैं सिर झुकाता हूं, सेना के सामने मैं सिर झुकाता हूं, मजदूरों के सामने मैं सिर झुकाता हूं, छोटे व्यापारियों के सामने मैं सिर झुकाता हूं, और दूसरे घर जाते हैं और अंबानी और अदानी का काम करते हैं।
भाषण आपको देंगे, सिर झुकाएंगे आपके सामने, मगर जब काम करने का समय आएगा तो फिर काम किसी और का करेंगे। नोटबंदी की फायदा हुआ आपको? आप बैंक के सामने खड़े हुए ना, ऐसी धूप में खड़े थे ना, बारिश में खड़े थे ना, आपने अपना पैसा बैंक में डाला, ठीक है, पैसा कहां गया? आपका पैसा कहां गया? हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों के जेब में अंदर। आपसे कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई। क्या अदानी जी बैंक के सामने खड़े थे क्या? अंबानी जी बैंक के सामने खड़े दिखे आपको? नहीं, वो इसी कमरे में आपका पैसा छीना और उनका कर्जा माफ किया। हमारी सरकार थी, 70,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया था। पंजाब में हमारी सरकार, पंजाब में किसानों का कर्जा माफ किया। मध्य प्रदेश में सरकार बनी, मध्य प्रदेश में कर्जा माफ किया। छत्तीसगढ़ में कर्जा माफ किया। नोटबंदी पे नहीं रुके, उसके बाद जीएसटी लागू की, सब छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया। किसके लिए? हिंदुस्तान के सबसे बड़े अमीर लोगों के लिए। भाई और बहनों, आप समझो, रास्ता साफ किया जा रहा है। अंबानी और अदानी के लिए नरेंद्र मोदी रास्ता साफ कर रहा है। किसानों को, मजदूरों को परे कर रहा है, छोटे दुकानदारों को परे कर रहा है। आने वाले समय में आपका पूरा का पूरा धन हिंदुस्तान के 2-3 पूंजीपतियों के हाथ में हो जाएगा। आपके खेत आपसे छीन लिए जाएंगे और इनके हाथ चले जाएंगे। 3 नए कानून बनाए हैं, किसानों पर आक्रमण करने के 3 नए कानून बनाए। बिहार में इन्होंने पहले कर दिया था, अब ये पूरे देश में कर रहे हैं। अब ये पूरे देश में कर रहे हैं। यहां पे इन्होंने मंडी खत्म की, एमएसपी खत्म की, अब ये पूरे देश में मंडियों को, एमएसपी को खत्म कर रहे हैं। बिहार में अगले हफ्ते पहले चरण के लिए मतदान होना है। आज राज्य के सासाराम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने 41 मिनट के संबोधन में उन्होंने रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद को श्रद्धांजलि दी। वहीं लालू और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान को लेकर एक शब्द भी नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार रेजिमेंट के जवानों को भी याद किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होने के फैसले का समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी तो केवल बहाना है, असल में ये लोग बिचौलियों को बचाना चाहते हैं। उन्होंने बिहार के भविष्य के लिए राज्य में एनडीए की सरकार बनाने का अनुरोध किया। जो बात मैं बता रहा हूं, इसको जरा बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। जब उनको सत्ता से बेदखल किया गया तो ये लोग बौखला गए। उनके अंदर एक गुस्सा आया, जहर भर गया। इसके बाद 10 साल तक इन लोगों ने दिल्ली में यूपीए की सरकार में रहते हुए बिहार पर, बिहार के लोगों पर अपना गुस्सा निकाला। और मुझे याद है, मैं भी गुजरात का मुख्यमंत्री था, नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। और जब हम भारत सरकार की मीटिंगों में जाया करते थे, नीतीश जी बार बार उनको कहते थे कि आप बिहार के काम में रोड़े मत अटकाइए, बिहार की राजनीति का अखाड़ा दिल्ली को मत बनाइए।
लेकिन 10 साल तक यूपीए सरकार में बैठे लोगों ने, जिसको टाइट चाबी करने के लिए बिहार के लोग पहुंचे हुए थे, वे पराजय के गुस्से में नीतीश जी को एक काम नहीं करने देते थे। 10 साल बर्बाद कर दिए नीतीश जी के। बाद में 18 महीने क्या हुआ, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप भली भांति जानते हैं। इन 18 महीनों में परिवार ने क्या क्या किया, कैसे कैसे खेल किए, कौन सी बातें अखबारों में छाई रहती थी, कौन सी बातें टीवी वालों को भाती थी, ये बातें मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बिहार और देश के लोगों से छिपा नहीं है। जब नीतीश जी इस खेल को बांप गए, ये समझ गए कि इन लोगों के साथ रहते हुए बिहार का भला तो छोड़िए, बिहार और 15 साल पीछे चला जाएगा, तो उन्हें सत्ता छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। साथियों, बिहार के लिए, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए हम फिर एक बार नीतीश जी के साथ आए। साथियों, 2014 में प्रधान सेवक बनने के बाद, ये आंकड़ा लोगों को याद नहीं आ रहा है, बिहार में याद कराना पड़ेगा। मुझे नीतीश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए सिर्फ 3-4 साल का ही मौका मिला है। बाकी तो यूपीए के साथ संघर्ष करने में बिहार का टाइम गया है। लेकिन इन 3-4 वर्षों में भी कहीं पर 3-4 गुना काम किया, कहीं पर 5 गुना तेजी से काम किया गया है। साथियों, आज एनडीए के सभी दल मिलकर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी बिहार के निर्माण में जुटे हैं। बिहार को अभी भी विकास के सफर में मीलों आगे जाना है, नई बुलंदी की तरफ उड़ान भरनी है। बीते वर्षों में बिहार के गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, उन सब तक वो सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया गया है, जिन्हें पाना कभी बहुत मुश्किल होता था। आज उसको अपना पक्का घर बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। आज वो भी संपन्न परिवारों की तरह गैस चूल्हे पर खाना बना रहा है। आज उसके घर में भी शौचालय की सुविधा है। आज उसके बच्चे भी बिजली की रोशनी में पढ़ाई कर पा रहे हैं। आज वो बीमार होता है तो उसके पास 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा है। साथियों, शुद्ध पीने के पानी की क्या स्थिति थी, ये बिहार की बहनों बेटियों से बेहतर कौन समझ सकता